नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित हुए समारोह में प्रधानमंत्री शामिल हुए। रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत का रक्षा निर्यात अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण खोजे हैं। कृत्रिम सूर्य ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्लाज्मा को 48 सेकंड तक बनाए रखकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। GIFT IFSC को ग्लोबल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हब के रूप में विकसित करने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति ने IFSCA को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने ए डिकेड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माइग्रेंट डेथ्स शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री शामिल हुए। आपको बता दें कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 90 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया। आइए सबसे पहले RBI का संक्षिप्त इतिहास जान लेते हैं। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी 1926, जिसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं, उसने RBI की स्थापना की सिफारिश की थी। इसके बाद ऐसी ही सिफारिश भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति 1931 ने भी की थी। इन सिफारिशों के बाद 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत RBI की स्थापना की गई। गौरतलब है कि सर ऑसबोर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे। 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। चलिए अब RBI की संगठनात्मक संरचना के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा शासित किया जाता है। RBI का गवर्नर इस मंडल का अध्यक्ष होता है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 4 डिप्टी गवर्नर्स भी शामिल होते हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय निदेशक मंडल में केंद्र सरकार द्वारा गैर आधिकारिक निदेशक भी मनोनीत किए जाते हैं। इसके अलावा गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर्स उस अवधि तक के लिए पद पर बने रहते हैं जिसका निर्धारण केंद्र सरकार उन्हें नियुक्त करते समय करती है। सामान्यतः वे अधिकतम 5 वर्षों तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं। आपको बता दें कि गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स की पुनः नियुक्ति भी की जा सकती है। RBI के कार्यों की बात करें तो यह मौद्रिक नीति तैयार करने, उसे लागू करने और उस पर निगरानी रखने वाला मौद्रिक प्राधिकरण है। इससे मूल्य स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है। इसके साथ ही जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए यह वित्तीय प्रणाली के विनियामक और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। यह करेंसी, नोटों और सिक्कों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए मुद्रा जारीकर्ता की भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह भुगतान और निपटान प्रणाली का विनियामक एवं पर्यवेक्षक है। साथ ही यह सरकार और बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। हाल के वर्षों में RBI की प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी NPAs जो 2018 में 11.25% थी, 2023 में घटकर 3% रह गई है। 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार RBI की बैलेंस शीट का आकार लगभग 63 लाख करोड़ रुपए था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि RBI का विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में लगभग $642 बिलियन है। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर की तरफ। रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत का रक्षा निर्यात अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में पिछले 10 वर्षों में रक्षा निर्यात 31 गुना बढ़ गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में रक्षा निर्यात में 32.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यातकों को जारी निर्यात मंजूरियों की संख्या बढ़कर 1,507 हो गई है। निजी क्षेत्र में रक्षा निर्यात में लगभग 60% का योगदान दिया है। चलिए अब रक्षा निर्यात में हुई वृद्धि के महत्व के बारे में बात करते हैं। रक्षा विनिर्माण क्षमताओं के बढ़ने से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। इससे नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहन मिल रहा है।
इतना ही नहीं, इटली, नेपाल जैसे महत्वपूर्ण देशों को निर्यात करके भारत का रक्षा क्षेत्र वैश्विक रक्षा मूल्य श्रृंखला से जुड़ रहा है। इसके अलावा रक्षा निर्यात से देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा मिल रहा है, साथ ही रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो रही है और रक्षा क्षेत्र में सहयोग को भी बढ़ावा मिल रहा है। चलिए अब रक्षा निर्यात के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं। हथियारों के विनिर्माण में अधिक लागत आती है। ऐसे में विनिर्माण को लाभकारी बनाने के लिए बड़े रक्षा ऑर्डर्स की आवश्यकता होती है। निर्यात को मंजूरी देने में देरी की वजह से भारतीय रक्षा उत्पाद विश्व बाजार में कम प्रतिस्पर्धी होते जा रहे हैं। खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में। स्वचालित मार्ग के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना तथा नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने हेतु रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार पहल शुरू की गई है। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया ने रक्षा खरीद की अलग अलग श्रेणियों में स्वदेशी सामग्री के उपयोग की मात्रा को बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना की जा रही है। चलिए अब बात करते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर के बारे में। वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन गैस के प्रमाण खोजे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शोधकर्ताओं ने यह खोज तब की जब वे कैलिस्टो पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड के रासायनिक विकास की जांच कर रहे थे। इस दौरान उन्हें कैलिस्टो पर ओजोन बनने के प्रमाण प्राप्त हुए। सबसे पहले ओजोन और इसके महत्व के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से होता है। यह एक अस्थिर यौगिक है। इसका निर्माण और विखंडन आसान है। इसके साथ ही पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत समताप मंडल में पाई जाती है। यह सूर्य से निकलने वाली हानिकारक यूवी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। गौरतलब है कि वायुमंडल में समताप मंडल का विस्तार धरातल से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच है। यूवी विकिरण से होने वाले नुकसान की बात करें तो यह डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा यह म्यूटेशन पैदा कर सकती है और मनुष्यों में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद का कारण बन सकती है आदि। यूवी विकिरण पादप वृद्धि को भी रोकती है। साथ ही यह विविध जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालती है। हालांकि पृथ्वी की सतह के नजदीक पाई जाने वाली ओजोन गैस प्रदूषक मानी जाती है। इसका मनुष्यों, वनस्पतियों और जानवरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए अब कैलिस्टो के बारे में जान लेते हैं। इसकी खोज गैलीलियो गैलीली ने की थी। कैलिस्टो बृहस्पति का दूसरा और सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। गौरतलब है कि आधिकारिक तौर पर बृहस्पति के 95 मान्यता प्राप्त चंद्रमा है। इनमें गैनीमेड सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह सौर मंडल का ऐसा खगोलीय पिंड है जिस पर सर्वाधिक क्रेटर मौजूद है। चलिए बढ़ते हैं आज की चौथी मुख्य खबर की तरफ। कृत्रिम सूर्य ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्लाज्मा को 48 सेकंड तक बनाए रखकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल परमाणु संलयन में कोरिया सुपरकंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च यानी के-स्टार फ्यूजन रिएक्टर ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस रिएक्टर ने 48 सेकंड तक सूर्य के कोर की तुलना में 7 गुना अधिक तापमान बनाए रखने में सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा के-स्टार ने 100 सेकंड से अधिक समय तक हाई कन्फाइनमेंट मोड यानी एच मोड को भी सफलतापूर्वक बनाए रखा है। आपको बता दें, एच मोड एक स्थिर प्लाज्मा अवस्था है। प्लाज्मा एक गर्म और आवेशित गैस है। यह धनात्मक आयनों और मुक्त गति वाले इलेक्ट्रॉन्स से निर्मित होती है। इसमें ठोस, द्रव या गैस से अलग विशिष्ट गुण मौजूद होते हैं। चलिए अब टोकामक के बारे में जानते हैं। टोकामक डोनट के आकार का रिएक्टर होता है। इसका इस्तेमाल वैज्ञानिक परीक्षण के लिए किया जाता है। इस रिएक्टर में प्लाज्मा निर्मित करने के लिए हाइड्रोजन वेरिएंट्स को अत्यधिक उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। इसे कृत्रिम सूर्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भी सूर्य की तरह ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए परमाणु संलयन अभिक्रिया का उपयोग करता है। परमाणु संलयन अभिक्रिया के तहत 2 हल्के परमाणु नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में व्यापक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अब जानते हैं परमाणु संलयन के महत्व के बारे में। पहला है प्रचुर ऊर्जा। इस अभिक्रिया के दौरान निकलने वाली ऊर्जा कोयला, तेल या गैस के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में लगभग 4 मिलियन गुना अधिक होती है।
दूसरा है परमाणु प्रसार का सीमित जोखिम। इस अभिक्रिया में ऐसी किसी संवर्धित सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता जिसका परमाणु हथियार बनाने में उपयोग किया जा सके। और तीसरा है कि इसके पिघलने का कोई खतरा ना होना। इस मामले में संलयन अभिक्रिया आधारित रिएक्टर विखंडन अभिक्रिया आधारित रिएक्टर की तुलना में अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। इस अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाला ईंधन सस्ता और प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। चलिए अंत में परमाणु संलयन से जुड़ी मुख्य चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं। अब तक ऐसी सामग्रियों का विकास नहीं हो सका है जो दशकों तक संलयन स्थितियों का सामना कर पाए। शोधकर्ता अभी तक प्लाज्मा की भौतिकी को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाए हैं। 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस का अत्यधिक उच्च तापमान बनाए रखना काफी कठिन काम है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। GIFT IFSC को ग्लोबल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हब के रूप में विकसित करने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति ने IFSCA को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के बाद इस विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। गौरतलब है कि इस अधिसूचना में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC अधिनियम 2019 के तहत बही खाता, लेखांकन, कराधान तथा वित्तीय अपराध पर नजर रखने वाली प्रक्रिया के पालन को वित्तीय सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। GIFT IFSC यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी IFSC की स्थापना 2015 में गुजरात में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ के रूप में की गई थी। आपको बता दें कि एक IFSC घरेलू अर्थव्यवस्था के क्षेत्राधिकार से बाहर के ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। ऐसे केंद्र दूसरे देशों से जुड़े वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की आवाजाही का प्रबंधन करते हैं। GIFT IFSC को ग्लोबल फाइनेंस और अकाउंटिंग हब बनने के लिए मौजूद अवसरों की बात करें तो भारत में प्रौद्योगिकी आधारित मजबूत आउटसोर्सिंग क्षमताएं मौजूद हैं। इसके अलावा लेखांकन के क्षेत्र में कुशल कार्यबल का बड़ा टैलेंट पूल आदि मौजूद है। लेखा और वित्त सेवा को निर्यात वाले सेवा क्षेत्र के 12 चैंपियन क्षेत्रों में शामिल किया गया है। चलिए अब मुख्य सिफारिशों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। एक नए विनियमन का प्रस्ताव पेश किया गया है जिसमें बही खाता, लेखांकन, कराधान और फाइनेंशियल क्राइम कंप्लायंस सर्विसेज के लिए व्यापक और विशिष्ट परिभाषाएं शामिल होनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केवल उन कंपनियों को ही इन सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो एक कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के रूप में पंजीकृत है। इसके अलावा शिक्षा और कौशल प्राप्ति के लिए दीर्घकालिक रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए। इसके लिए विशेष डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम तैयार करने चाहिए। IFSC प्राधिकरण के बारे में बात करें तो IFSC प्राधिकरण IFSC अधिनियम 2019 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसके साथ ही यह भारत में IFSC में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं तथा वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के लिए एकीकृत विनियामक है। बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने अ डिकेड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माइग्रेंट डेथ्स शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी IOM की मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट के 10 साल पूरे होने के अवसर पर जारी की गई है। गौरतलब है कि मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट यानी MMP को 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के दौरान होने वाली प्रवासियों की मृत्यु और उनके लापता होने की घटनाओं को दर्ज कराना है। चलिए जानते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के बारे में। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। ये प्रवासन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। भारत सहित 175 देश इसके सदस्य हैं। अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर भी एक नजर डालते हैं। प्रत्येक 3 ऐसे प्रवासियों जिनके मूल देश की पहचान हो चुकी है में से 1 से अधिक प्रवासी संघर्ष से गुजर रहे देश के होते हैं। जिन प्रवासियों की मृत्यु को IOM के मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट के तहत दर्ज किया गया है उनमें से 2/3 की पहचान नहीं हो पाई है। प्रवासन के दौरान होने वाली मृत्यु के कारणों की बात करें तो इसमें किसी जल निकाय में डूबने से होने वाली मृत्यु, वाहन दुर्घटनाएं, श्वसन के दौरान ईंधन की जहरीली गैस या धुएं से दम घुटना,
अपर्याप्त आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध नहीं होना आदि शामिल है। चलिए अब बात करते हैं प्रवासन की। जब व्यक्ति किन्हीं वजहों से अपने पारंपरिक निवास से किसी अन्य देश में या अपने ही देश में किसी अन्य जगह रहने के लिए चला जाता है तो उसे प्रवासन या माइग्रेशन कहते हैं। और इसकी वजहें हैं शहरीकरण, विवाह, आर्थिक असमानताएं, राजनीतिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव आदि। प्रवासन के प्रभाव की बात करें तो अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक ही जगह बस जाते हैं। इससे सामाजिक संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर का विकास होता है। शहरों में अत्यधिक भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। इससे शहरों का अनियमित विकास होता है और मलिन बस्तियां बसने लगती हैं। साथ ही प्रति व्यक्ति संसाधन अनुपात भी कम हो जाता है। प्रतिभा का पलायन होता है। कुशल लोग बेहतर आर्थिक अवसरों की खोज में गरीब देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कर जाते हैं। अब प्रवासन से संबंधित मुख्य पहलू पर भी एक नजर डालते हैं। अब इसकी वैश्विक पहलू की बात करें तो इसमें से पहला है सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट। ये प्रवासन के मामले में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत तैयार किया गया पहला अंतर सरकारी समझौता है। यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के सभी पहलुओं को समग्र रूप से शामिल करता है। भारत द्वारा की गई पहलों की बात करें तो जिन देशों में प्रवासी भारतीय रह रहे हैं उनके लिए प्रवासी भारतीय बीमा योजना जैसे कई कल्याणकारी उपाय शुरू किए गए हैं। प्रवासियों को प्रस्थान पूर्व ओरिएंटेशन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य विदेशों में प्रवासी भारतीयों को बेहतर जीवन यापन करने में मदद करना तथा उनके अधिकारों, कर्तव्यों आदि के बारे में जागरूक करना है। चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है ताजिकिस्तान। इसकी राजधानी है दुशांबे। ताजिकिस्तान की स्टेट सिक्योरिटी सर्विस ने मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल हमले के मामले में 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह मध्य एशिया का एक भूअबद्ध यानी लैंडलॉक्ड देश है। इसकी सीमाएं उत्तर में किर्गिस्तान, पूर्व में चीन, दक्षिण में अफगानिस्तान तथा पश्चिम और उत्तर पश्चिम में उज्बेकिस्तान से लगती हैं। इसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी इमेनी इस्माइल समानी या इस्मोइल सोमोनी है और इसकी प्रमुख नदियां अमू दरिया और वक्श नदी है। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सेबी शिकायत निवारण प्रणाली यानी स्कोर्स 2.0 वर्जन लॉन्च किया है। यह प्रणाली प्रतिभूति बाजार में निवेशक शिकायत निवारण प्रक्रिया को दक्ष बनाकर इस तंत्र को और अधिक मजबूत बनाएगी। स्कोर्स एक ऑनलाइन तंत्र है। प्रतिभूति बाजार के निवेशक वेब URL और एक ऐप के माध्यम से इस तंत्र पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI का एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू हो गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार बर्फ के पिघलने में वृद्धि के कारण नेगेटिव लीप सेकंड जोड़ने की आवश्यकता में विलंब हो सकता है। गौरतलब है कि अंटार्कटिका व ग्रीनलैंड में बर्फ के पिघलने के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति में कमी आई है। नेगेटिव लीप सेकंड का वह सेकंड है जिसे पृथ्वी के घूर्णन के साथ समायोजित करने के लिए घड़ियों से घटाया जाता है। विशेषज्ञों ने हिम तेंदुए को महत्वपूर्ण इंडिकेटर स्पीशीज बताते हुए उसके संरक्षण पर बल दिया है। इंडिकेटर स्पीशीज में ऐसे जीव शामिल होते हैं जिनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति पारिस्थितिकी तंत्र में विशिष्ट स्थिति या बदलाव को दर्शाती है। ये प्रजातियां पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जलवायु और पर्यावरण अध्ययन के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली यानी NICES कार्यक्रम ने भारतीय शोधकर्ताओं को जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। कोडाईकनाल सौर वेधशाला की स्थापना के 125 वर्ष पूरे हुए। इसकी स्थापना 1899 में की गई थी। इसमें तत्कालीन मद्रास वेधशाला को शामिल कर लिया गया था। चीन और जापान से भारत में आयातित अघुलनशील सल्फर पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की गई है। अघुलनशील सल्फर का अक्रिस्टलीकृत यानी बिना आकार वाला रूप है। यह कार्बन डाइसल्फाइड में नहीं घुलता है। कोंडारेड्डी जनजाति ने भारतीय लॉरेल वृक्ष से जुड़े अपने स्वदेशी ज्ञान को वन अधिकारियों के साथ साझा किया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।